कहानी की शुरुआत में हम ज्योति नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो एक कमरे में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। तभी ज्योति देखती है कि उसके बगल में एक पेन खुद ब खुद ड्राइंग कर रहा होता है और जब वो आईने में सामने देखती है तो उसे एक भूत नजर आता है और वो डर के अपने बिस्तर में सो जाती है। वो बहुत सहमी हुई होती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके बेड के ठीक ऊपर एक भूत होता है। इसके बाद ज्योति ये बात अपने पिता को बताती है, लेकिन राजशेखर ज्योति की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो ज्योति को अपने साथ ले जाता है। और जब ज्योति वहाँ से जा रही होती है तो पीछे मुड़कर देखने पर उसे वही आत्मा खिड़की पर खड़ी हुई नजर आती है। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, जहाँ न्यूज चल रही होती है कि राजशेखर ने 22 साल पहले एक शिवजी के मंदिर पर ताला लगाया था और लोगों में ये अफवाह थी कि राजशेखर ने उस कमरे में बहुत सा खजाना छुपा रखा है और अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि मंदिर के उस कमरे को खोल दिया जाए। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स के साथ पुजारी जी मंदिर का दरवाजा खोल देते हैं। तभी किसी भूतिया फिल्म के माफिक उस कमरे से बहुत सी चमगादड़ निकलती हैं। उस रूम में हमें एक लड़की बेड़ियों में बंधी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस कमरे में दाखिल होते हैं वो लड़की राख में तब्दील हो जाती है और जब वो उस कमरे में आकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी खजाना नहीं मिलता। फिर हम राजशेखर के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी बहन अपनी बेटी शालू को ढूंढ रही होती है। शालू अपने कमरे में कुछ अजीब सी चीजें देखती है और वो आत्मा शालू को भी अपने साथ खेलने को बुलाती है। फिर राजशेखर अपने ड्राइवर के साथ घर पहुंच जाता है। इसके बाद जब दुर्रई लाइट ऑफ करने जा रहा होता है तो उसके पीछे हम एक तितली को देखते हैं और ये तितली एक प्रकार का कीड़ा होता है और वो आत्मा दुर्रई पर हमला कर देती है और वो डर के मारे पूल में गिर जाता है और तभी पूरे घर की लाइट भी कट हो जाती है। यहाँ राजशेखर दुर्रई को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता और अब राजशेखर उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ दुर्रई छलांग लगा देता है और वो पलक झपकते ही कीड़ों में तब्दील हो जाता है। और जब राजशेखर नीचे पुल में देखता है तो वहाँ दुर्रई की लाश पानी में तैर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम ज्योति को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत और जवान हो चुकी होती है और उसे अचानक यहाँ देखकर राजशेखर अपने नौकर से पूछता है कि इसे यहाँ किसने बुलाया है। तभी सर्वानंद वहाँ कहता है कि यहाँ इसे मैंने बुलाया है और ये सर्वानंद कोई और नहीं बल्कि ज्योति का ही एक क्लासमेट होता है। यहाँ ज्योति शालू को एक चॉकलेट देती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता और तभी वहाँ असली शालू आती है। उसी रात ज्योति को एक गाना सुनाई देता है और ज्योति अब ऊपर के कमरे का दरवाजा खोल देती है जो पिछले 22 सालों से बंद था। वो देखती है कि वहाँ एक पुराना टेप रिकॉर्डर होता है जिसमें ये गाना बज रहा होता है। तभी वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। ज्योति की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है और तभी ज्योति को एक आत्मा अपने वश में कर लेती है और झूमर से गिरने वाला तेल ज्योति के बगल में आकर गड़ जाता है और जैसे ही वो झूमर उसके ऊपर गिरने वाला होता है ज्योति की माँ की तस्वीर उसके ऊपर गिर जाती है और अगले ही पल सारे घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। राजशेखर उसे बहुत डांटने लगता है और इसके बाद ज्योति की बुआ उसे राजशेखर के नाराज होने की वजह बताती है कि कैसे जब तुम्हारी माँ स्वामी के बेटे से शादी कर रही थी तो राजशेखर ने उनसे शादी कर ली और जब वो लड़का उन्हें महल में लेने आया तो राजशेखर के लोग उसे मारने लगे और जब ज्योति पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और इसी बात से राजशेखर बहुत उदास होता है। इसके बाद सर्वानंद को महल में वायरिंग करने के लिए बुलाया जाता है और जब रात में ज्योति अपने बालों को सुलझा रही होती है तभी एक आत्मा वहाँ आकर उसके बालों को बांधने लगती है और जब ज्योति खड़ी होती है तो उसके सामने एक औरत होती है जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं और जब ज्योति से छूने की कोशिश करती है तो शालू वहाँ आ जाती है और वहाँ कोई आत्मा नहीं होती। तभी आईने में उसे अपनी माँ की आत्मा नजर आती है। अगले सीन में जब वो आत्मा शालू पर हमला करती है तभी वहाँ रवि आ जाता है और ज्योति ये सारी बातें रवि को बताती है और कहती है कि मैं और शालू ही उस आत्मा को देख सकते हैं। रवि जब शालू से सवाल करता है तो वो कहती है कि वो लड़की उसके साथ रोजाना खेलती है और जब रवि उससे कहता है कि तुम अपनी दोस्त से कहो कि वो सामने वाली कुर्सी को हिलाए, लेकिन वो कुर्सी नहीं हिलती और रवि शालू से कहता है कि ये तुम्हारा वहम है, लेकिन शालू के वहाँ से जाते ही वो कुर्सी हवा में उड़ने लगती है। रवि रात में जब उसी ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वहाँ उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें राजशेखर, ज्योति की माँ और 3 नौकर थे जिनमें से 2 का चेहरा जला हुआ था और तभी उस फोटो में काली का चेहरा भी जलने लगता है और ऐश्वर्य रवि के सामने आ जाती है जो दिखने में वाकई में बहुत डरावनी होती है और रवि समझ चुका होता है कि काली की जान खतरे में है और वो उसे कॉल करने लगता है, लेकिन काली रवि की आवाज नहीं सुन पाता और तब तक काली का काम वो तमाम कर देती है और रवि जब काली के पास पहुंचता है तो काली पहले ही मर चुका होता है। इसके बाद रवि वहाँ के पुजारी से सारी कहानी पूछता है। फिर वो पुजारी उसे 22 साल पुरानी कहानी सुनाता है जब काली उसके पास आया था और मंदिर की सारी चाबियां तब उसके ही पास हुआ करती थी और काली पुजारी के साथ एक जंगल में जाता है जहाँ राजशेखर किसी को उठाकर मंदिर में ले जा रहे होते हैं और वो उस पुजारी को बाहर ही रुकने को कहते हैं और उस कमरे में क्या हुआ उसे कुछ भी नहीं मालूम। अगले दिन रवि वल्ली महाराज स्वामी के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। फिर स्वामी रवि से कहता है कि पहले हमें ये जानना होगा कि वहाँ सच में आत्मा है या नहीं और स्वामी वहाँ कुमकुम रखकर मंत्र पढ़ने लगता है। तभी उस कुमकुम से एक चीज निकलती है और वो स्वामी उस आत्मा को कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी रवि वहाँ कहता है कि आप मंत्रों को चालू रखिए और वो स्वामी कहता है कि आत्मा को हमने कैद कर लिया है, लेकिन तभी कुमकुम से एक और चीज बाहर निकलती है। इसका मतलब ये था कि महल में एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। स्वामी कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, मैं सिर्फ एक आत्मा को ही कैद कर सकता हूँ, लेकिन रवि कहता है कि आप दोनों आत्माओं को छोड़ दो। तभी ऐश्वर्य के रूप में बहुत से कीड़े आने लगते हैं जो मिलकर एक इंसान का रूप ले लेते
हैं और वो इंसान सर्वानंद बन जाता है। अब ज्योति ये देखकर बहुत डर जाती है। यहाँ रवि उससे कहता है कि सर्वानंद के शरीर में तुम्हारी माँ की आत्मा है और तुम्हारी माँ तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर ज्योति उससे कहती है कि मेरी माँ मुझे क्यों मारेगी। तभी रवि बताता है कि मैंने कल सर्वानंद को काली को मारकर जंगल की ओर ले जाते हुए देखा था। इसके बाद रवि बताता है कि तुम्हारी माँ का राज क्या है ये सिर्फ तुम्हारे पिता ही जानते हैं। यहाँ राजशेखर सर्वानंद के साथ जंगल में जाता है। फिर राजशेखर वहाँ स्वामी से बात कर रहा होता है। तभी स्वामी के घर पर एक कीड़ा वहाँ आता है। ये देखकर स्वामी राजशेखर से पूछता है कि यहाँ तुम किसके साथ आए हो। तो वो बताता है कि मैं एक आदमी के साथ यहाँ आया हूँ। तभी सर्वानंद वहाँ आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन पंडित बिना देरी करे उस पर पवित्र जल फेंक देता है। अब स्वामी और राजशेखर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो दोनों भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन रवि वहाँ आकर राजशेखर को उससे निकाल देता है। यहाँ रवि और स्वामी जी राजशेखर से कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ था तुम हमें सच सच बता दो। यहाँ ऐश्वर्या उस पंडित के पास जाकर सब सच बताती है कि 22 साल पहले मेरी और आपके बेटे की शादी हो रही और वहीं राजशेखर ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। और अगले दिन जब वो दोनों महल से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी राजशेखर वहाँ आ जाता है और ऐश्वर्या कह देती है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस पर राजशेखर के लोग उसे थोड़ा बहुत मारकर वहाँ से भगा देते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद ऐश्वर्या एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन ऐश्वर्या की काम वाली उस बच्चे को पहचान लेती है कि वो बच्चा राजशेखर का नहीं बल्कि स्वामी के बेटे का है। और वो नौकरानी राजशेखर के कहने पर उस बच्चे को जहर पिला देती है और वो मर जाती है। तभी वहाँ राजशेखर अपने आदमियों के साथ आता है और वो ऐश्वर्या से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर राजशेखर उसी कमरे में छोटी बच्ची को भी दफना देता है और ऐश्वर्या को भी जान से मार देता है। और यहाँ राजशेखर गाँव में ये बात फैला देता है कि ऐश्वर्या एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। अब ये खबर ऐश्वर्या के प्रेमी तक पहुँच जाती है और वो ऐश्वर्या की लाश को निकाल ले जाता है और काले जादू की मदद से वो ऐश्वर्या को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन जब वो ऐश्वर्या के चेहरे को देखता है तो वो बहुत भयानक होता है और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। और जब एक दिन राजशेखर की कामवाली वहाँ से गुजरती है तो ऐश्वर्या उसे जान से खत्म कर देती है और स्वामी ये बात जाकर राजशेखर को बताता है। यहाँ स्वामी अपने ही बेटे को मारने लगता है। फिर राजशेखर उस स्वामी से इसका उपाय पूछता है। फिर स्वामी अपने बेटे को जंगल में भेजता है और उसकी आवाज सुनकर ऐश्वर्या वहाँ आती है। तभी राजशेखर और उसके साथी आकर ऐश्वर्या को पकड़ लेते हैं और वो उसे उठाकर मंदिर में ले जाते हैं और वो लोग मंदिर के उसी कमरे में ऐश्वर्या को बेड़ियों में जकड़ देते हैं। और तब से ही ऐश्वर्या की आत्मा वहाँ कैद थी और 22 साल बाद उस दरवाजा के खुलते ही ऐश्वर्या आजाद हो गई। अब ऐश्वर्या स्वामी को बताती है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी गलती से नहीं बल्कि राजशेखर के मरवाने से मरा था। तभी ऐश्वर्या कहती है कि हम दोनों राजशेखर से अपना बदला लेंगे और तुम्हें अपने मरे हुए बेटे को भी जिंदा करना होगा। यहाँ वल्ली महाराज स्वामी रवि से कहता है कि ज्योति की जान खतरे में है, हमें कुछ भी करके उस छोटी आत्मा को महल से निकालना होगा और अपनी बेटी को बचाने ऐश्वर्या जब वहाँ आएगी तो हम दोनों से कैद कर लेंगे। और रवि महल में आकर ये बात सबको बताता है। अब सभी लोग सालू को घर से बाहर लाने को कहते हैं, लेकिन वो आत्मा उसे रोकने लगती है। लेकिन ठीक तभी स्वामी आत्मा को कैद कर लेते हैं। यहाँ वो स्वामी अपने बेटे को जिंदा कर रहा था और अपनी जान देकर वो उसे जिंदा कर देता है। और यहाँ रवि ज्योति के साथ उस मंदिर में आता है और वो उस डॉल को आग में फेंक देता है, जिससे वो छोटी आत्मा तड़पने लगती है और सर्वानंद के शरीर में चली जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद साधु ऐश्वर्या को पकड़ लेते हैं और ऐश्वर्या कहती है कि मुझे राजशेखर को मारने दो, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे होते। और तभी ऐश्वर्या के शरीर में उसके प्रेमी की भी आत्मा आ जाती है और अब उनकी ताकत दोगुनी हो जाती है और ऐश्वर्या राजशेखर को जान से खत्म कर देती है। और जब ऐश्वर्या ज्योति को जान से मारने की कोशिश करती है तो वल्ली महाराज स्वामी उसे बचाने लगते हैं और स्वामी जी मंदिर का दिया जला देते हैं। वो इतना शक्तिशाली होता है कि ऐश्वर्या और उसके प्रेमी भस्म हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।